हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखा था और उसके कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे जिसका यूज अभी क्या हम लोग आगे करेंगे, जैसे अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होते हैं उसमें और थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं जी, अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी और थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, चलते हैं क्लास में। देखिएगा जी, अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है सर, कितने अप्रोच होते हैं? बेसिकली 3 अप्रोच की बात की गई है, ठीक है। एक तो क्लासिकल अप्रोच, दूसरा सर कौन सा अप्रोच? दूसरा अप्रोच को बोलते हैं जी इंपिरिकल अप्रोच, और तीसरा अप्रोच जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सब्जेक्टिव अप्रोच। क्या बोलते हैं जी तीसरा अप्रोच को? सब्जेक्टिव अप्रोच। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या होता है क्लासिकल अप्रोच, क्या होता है आपका सब्जेक्टिव और इंपिरिकल अप्रोच, ठीक है। चलिएगा जी, देखिए सबसे पहले जो क्लासिकल अप्रोच है उसको हम लोग मैथमेटिकल या क्या बोलते हैं प्रायरी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं जी? क्लासिकल, मैथमेटिकल या आपका प्रायरी डेफिनेशन है। हाँ जी सर, तो क्या है ये बेसिकली, क्यों किस वजह से ये सर डेफिनेशन दिया गया, या क्लासिकल का क्या डेफिनेशन है? तो देखिएगा जी, सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो मेथड है जहां पे प्रोबेबिलिटी को देखा जाता है, ये सबसे पुराना मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है नहीं, और सबसे जिसको जो बेस्ड मेनली बेस्ड है गैम्बलिंग से, ठीक है। जो गैम्बलिंग मतलब वो जुआ खेलने वाला होता है ना, जुआ खेलना मतलब गलत नहीं, गैम्बलिंग गेम को लेकर भी कहा गया है, तो उसको लेकर है। देखिए आइए, कह रहा था क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखिए क्लासिकल इंटरप्रिटेशन किस पर है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब था सर, आप लोग अभी समझे थे? तो इसका मतलब था कि बराबर बराबर होने, एक के होने की वजह से दूसरा इंपैक्ट नहीं होगा, बराबर बराबर इवेंट्स होगा। एक इवेंट होगा तो दूसरा ऑलरेडी अपने आप चला जाएगा, एक इवेंट नहीं हुआ तो दूसरा हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर, चलिए सॉरी। तो अब क्या बोल रहा है? कह रहा है इफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन प्रोड्यूस एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स इफ m out of these outcomes are favorable to the occurrence of a certain event A, then the probability of event A is defined by the ratio m by n. सिंपली वी राइट, कैसे हम लिखते हैं? देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम, क्या था? एम बाई एन, मतलब एम को बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये क्या था? एम बाई एन, ठीक है। हाँ जी सर, अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, तो ये सबसे पहले इसमें क्या क्या ध्यान रखें सर? सर अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल को मैथमेटिकल या प्रायरी भी बोलते हैं। इसका नाम पूछा जाता है इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं। पहला इसका इसी का डेफिनेशन दे देगा या फिर इसी का बोलेगा दूसरा नाम बताओ, ठीक है। एक ये, दूसरा ये किस चीज के लिए सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे बेस्ड होता है सर, इक्वली लाइकली इवेंट्स पे। उसके बाद क्या इसका फॉर्मूला? क्या सर फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम डिवाइड बाय एन, यानी कि एम बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या? तो m और डिवाइड बाय m प्लस n कह सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है? हाँ जी सर, अब एग्जांपल इसका देखिए, एग्जांपल से आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है डाई इज रोल्ड, एक डाइस को फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। अब देखो एक डाइस को फेंका जाएगा तो बोला भाई साहब जब आप 5 आने की क्या प्रायिकता है, 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप एक डाइस को फेंकोगे? सिंपल सा बात मेरे को बताना, जब आप एक डाइस को फेंक रहे हो तो 5 एक ही बार ना आएगा। सोच के देखो, ध्यान समझो। अगर एक डाइस को मैंने उछाला, लूडो खेलते हो ना, गोटी उछाल दिया, तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो मैं सॉरी एक बार 5 आएगा, तो इसलिए और टोटल कितने बार आ सकते हैं सर? 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही 6 आ सकता है। तो इसीलिए आंसर क्या? सो बोला देयर इज वन आउटकम इन द इवेंट नेमली ए इक्वल टू ए 5 के बराबर है, और वही कितना बार आएगा? 1/6 आएगा। सो आंसर इज 0.167। कैसे? तो इसको प्रूव कर लेंगे। हाँ ये देखिएगा, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं एक लूडो है, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4 5 6, यही है। एक बार अगर हम उसको उछालेंगे लूडो की गोटी को, उसको डाइस बोला जाता है, तो हमारा चांस
5 आने का क्या है सर? 5 कितनी बार आ रहा है? अगर एक बार उछालेंगे तो एक बार आ रहा है। और टोटल इवेंट्स कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 इवेंट्स है, 6। तो आंसर क्या कितना हो गया? 1/6। तो यही आंसर आप लिख दीजिएगा। समझ में आया बात? ये बात ध्यान से रखिएगा कि टोटल इवेंट्स इसको बोलते हैं, जितना बार आएगा, और उसमें से 5 की आने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया तो 5 एक ही बार आएगा, इसलिए आंसर इज 1/5। अब चलिए देखिए क्लासिकल प्रॉपर्टी ये क्या दिया गया है, इसको भी समझते हैं। कह रहा है when there are n equally likely events of an experiment, PA is equal to number of outcomes favorable, number of possible outcomes। ये देख लीजिए, ये तो सिंपल है, सेम वही काम कह रहा है। अब यहां देखिएगा, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट्स इज ऑलरेडी नोन, द रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटीज आर डेफिनिट। फॉर एग्जांपल द चांस ऑफ ए वुमन गिव्स बर्थ ऑफ टू ए मेल और फीमेल बेबी, दैट इज क्या? 1/2। अब एक बात बोला भाई साहब, एक लेडी जो है वो बच्चे को जन्म देती है, हाँ जी, तो उसका मेल या फीमेल होने का क्या पॉसिबिलिटीज है? तो सिंपल सा बात है 1/2, या तो मेल होगी या फीमेल होगी। क्लियर है बात? हाँ जी। अब चलते हैं इसके लिमिटेशंस में, क्या लिमिटेशन है इसका, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है दिस डेफिनेशन इज कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ गेम्स ऑफ चांस ओनली एंड कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रॉब्लम अदर देन गेम ऑफ चांस। तो बोल रहा है भाई साहब ये इसका लिमिटेशन यही है कि ये सिर्फ गेम बेस्ड है, गेम्स के अलावा अगर अदर देन कोई प्रॉब्लम दे दे तो ये सॉल्यूशन यहां काम नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दिस मेथड cannot be applied when the outcomes of a random experiment are not equally likely। अगर equally likely events ना हो तो ये काम नहीं करेगा। The classical definition is applicable only when the events are mutually exclusive। तो डेफिनेशन तभी होगा जब mutually exclusive event होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो ये 3 इसके क्या हैं? लिमिटेशन है, जिसको हम लोग डिमेरिट भी कह सकते हैं। क्लियर बात? हाँ जी सर। अब दूसरा है इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी। सर इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब हुआ? जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्लियर बात? हाँ जी सर। या इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी, हाँ जी। आइए देखते हैं। क्या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। कह रहा है इट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। देखो लिखा हुआ है, मेरे को लिखने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। कह रहा है द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फाउंड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी कब फाइंड किया जाता है? जब आप कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हो या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, हाँ जी सर। किसके लिए? कह रहा है इट इज लाइक्लीहुड दैट द इवेंट विल हैपन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ डेटा कलेक्टेड। फॉर एग्जांपल कह रहा है सपोज वी वर डूइंग टू सर्वे अ ग्रुप ऑफ 50 शेफ्स, we asked them to choose their favorite type of food such as Italian, Mexican, French, American और Chinese choices। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी। देखिए इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी में किस पर बेस्ड है? सबसे पहले तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। इसको एक और नाम दे सकते हैं आप, क्या नाम दे सकते हैं जी? स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक ये नाम दे सकते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो इसको आप ये एक नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या? ये बेस्ड है लॉ ऑफ लार्ज नंबर पर। सर क्या कहता था लॉ ऑफ लार्ज नंबर? लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहता था कि भाई साहब जितना ज्यादा आप डेटा कलेक्ट करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, उसी पर ये बेस्ड। ठीक है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर कह रहा है मोर ऑब्जर्वेशन विल प्रोवाइड मोर एक्यूरेट या एस्टिमेट रिजल्ट। ठीक है, हाँ जी। आइए देखिए इसका चार्ट में भी देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा था empirical definition applies when the number of times of event happens in the past divided by the number of observations। तो ये किसकी बात करता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करता है, ये तो पता ही है। कह रहा था probability of an event happening is the fraction of time similar event happened in the past। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करता है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर की बात करता है। देखिए लॉ ऑफ लार्ज नंबर की बात कर रहा है। कह रहा ओवर लार्ज नंबर ट्रायल्स एंड एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल अप्रोच इट्स ट्रू प्रोबेबिलिटी। दिस लॉ अलाउ अस टू यूज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टू मेक प्रेडिक्शन। तो यही लॉ है जो आप जिसके हिसाब से आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करते हो। तो सिंपल सा मतलब जितना ज्यादा आपका नंबर्स ऑफ डेटा थे उतना ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल, उतना अच्छा ज्यादा क्या आपका एम्पिरिकल अप्रोच। ठीक है, अब चले नेक्स्ट। हाँ जी सर, चलिए अब तीसरा है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। क्या है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी? पहले इसको समझते हैं। आइए
कह रहा है सब्जेक्टिव, एक मिनट, इसका फॉर्मूला मैंने नहीं बताया, हाँ इसका फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसका होता है नंबर ऑफ टाइम इवेंट्स अकर्ड इन पास्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। हाँ जी सर। अब चलिए नेक्स्ट, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। क्या होता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, आइए समझते हैं। कह रहा है there is a little or no past experience on the base of on which is based probability an individual assigns estimate a probability based on whatever information is available। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी वैसी प्रोबेबिलिटी को कहते हैं जो इंफॉर्मेशन बेस है हमारे पास अवेलेबल है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर, अगर हम मान लो हमारे पास कोई एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर अगर हम कोई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं या एस्टिमेट निकाल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जी सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग विल मर्ज विद गूगल। बोल रहा है एस्टिमेट क्या करिए, प्रोबेबिलिटी करिए कि किस बेस पर आर्ट ऑफ लिविंग जो है AOL विल क्या हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा किसके साथ, गूगल के साथ। कह रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन विल डिफॉल्ट अ लोन। तो बोल रहा है भाई साहब आप एस्टिमेट करिए, संभावना लगाइए कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन आप क्या करेगा, लोन दे देगा। कह रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी मॉर्गेज रेंट विल टॉप 8%। इसकी संभावना लगाइए क्या कि आपका जो मॉर्गेज है वो 8% पर मिल जाएगा। कह रहा था स्पोर्ट्समैन में से देयर इज 80% प्रोबेबिलिटी दैट देयर टीम विल विन द ओलंपिक्स। तो कोई एक स्पोर्ट्समैन क्या कह सकता है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कि 80% चांसेस है कि उसका टीम ओलंपिक्स में जीत जाएगा। तो टोटल क्या है, ये टोटल सब्जेक्टिव है कि अपने 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 एक इंडिविजुअल एस्टिमेट लगा रहे हैं किसके बेस पर, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और देख लीजिए। कह रहा है डॉक्टर में से एक डॉक्टर कह सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज डायग्नोसिस दैट देयर इज 50% चांस ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पेशेंट। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अगर डॉक्टर बोल रहा है क्या कि 50% चांस है किडनी ट्रांसप्लांट करने का पेशेंट का, तो ये क्या, ये सिर्फ एस्टिमेशन है, सिर्फ अपना संभावना बता रहे हैं कि भाई साहब इस, और किस बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, इंडिविजुअल के बेसिस पर। ठीक है कि भाई साहब देखो जितना इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर कि भाई साहब किडनी ट्रांसप्लांट कर देना पड़ेगा, 85% चांस है। कह रहा है एग्रीकल्चरिस्ट गिव ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस दैट देयर इज 60% प्रोबेबिलिटी दैट सम क्रॉप्स विल नॉट गुड इन दिस ईयर। तो जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो एग्रीकल्चर का महान महारथी है, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा है कि 60% चांस है कि कुछ जो फसल है वो खराब हो जाएंगी। तो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसमें इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के बेस पर बात हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसके बेस पर बात हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। क्लियर बात? हाँ जी सर। आइए तो देखिए इसमें कुछ देख लीजिए, है ना। कह रहा है कैलकुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पर होता है, और क्या उस बेसिस पर जो जजमेंट होता है, उस बेसिस पर जो जजमेंट होता है, देख लीजिए उस बेसिस पर जो जजमेंट होता है उसको हम लोग सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब चलिए मॉडर्न या एजियोमेटिक अप्रोच पर। देखिए एजियोमेटिक अप्रोच तो पढ़ेंगे आगे, 3 इसके अप्रोच दिए हैं वो भी देख लेंगे। कह रहा है क्या, एंड्रे निकोलविच कोमोलोगोरोव 1903 से 1987 was a 20th century Soviet mathematician who have made significant contribution to the mathematics of probability theory, topology, institutional logic, turbulence and classical। तो ये बात बताइए किसने दिया, A.N. कोमोलोगोरोव ने इसको, इस अप्रोच को दिया है। कह रहे हैं A.N. कोमोलोगोरोव proposed the axiomatic approach to probability in 1933। देखिए 1933 में A.M. कोमोलोगोरोव ने एक्सियोमेटिक अप्रोच को दिया। इसको लिख लीजिएगा, रशियन मैथमेटिशियन थे। ठीक है, बस से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या कह रहे हैं, an axiom is a simple indisputable statement which is proposed without proof। बिना प्रूफ के इसको रखा गया। कह रहा है न्यू रिजल्ट्स कैन बी फाउंड यूजिंग एंजियोम्स। ठीक है, एजियम को बिना नहीं, एजियम्स को यूज करने के बाद भी नया रिजल्ट आ सकता है, विच लेटर बिकम एज ए थ्योरम्स, और बाद में इसी को क्या थ्योरम्स मान लिया गया। ये देखिए 3 एजियम्स थे, ये देखिए। ठीक है, क्या था एजियम्स,
probability and formula. कह रहा we have known that the sample space is a set of outcomes of a random process or experiment and that an event is a subset of sample space. ये 3 की बात कर रहा है कि देखिए 0 से ज्यादा या बराबर होगा PA और P प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड उससे ज्यादा A होगा। दूसरा बात किया कि देखिए लीजिए प्रोबेबिलिटी 0 या प्रोबेबिलिटी क्या 1 और तीसरा इफ A B आर डिसजॉइंट देन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू कुछ नहीं देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन A B। इसका ये फॉर्मूला दे दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B प्लस इक्वल टू PA प्लस PB। तो इसमें देखिए इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आपको क्या याद रखना है मैं बताऊं क्या याद रखना है सर, आपको इसका कौन दिया ये याद रखना है, कब आया याद रखना है, और इसका मेन क्या वेन डायग्राम और ग्राफिक प्रेजेंटेशन के लिए फेमस है ये याद रखना है। इससे ज्यादा मत याद रखिएगा वरना दिमाग खपाएगा। और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में आपको याद रखना है कि जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर के बेसिस पर है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेसिस पर है या जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। दैट्स इट, बाकी ऊपर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, अब थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी भाई साहब वी आई वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में है एडिशन थ्योरम, नाम पे जाइए एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसमें दो तरीके के काम होते हैं, कैसे, एक तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर एक्सक्लूसिव क्या था सर, डिपेंडेंट इवेंट था कि एक की वजह से दूसरा इंपैक्ट होता था, वही यहां पे बताया गया है। आइए देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में कैसे समझते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ टू इवेंट्स ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सिंबॉलिकली पी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये ध्यान रखिएगा। बोला भाई साहब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर एक की होने की वजह से दूसरा इंपैक्ट जरूर करेगा, एक का होना या ना होना दूसरा का इंपैक्ट जरूर करेगा। एग्जांपल के तौर पर देखें, आइए एग्जांपल समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है अ बैग कंटेन 30 बॉल्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। देखिए एक बैग में 30 बॉल थे, 1 से लेकर 30 नंबर तक के। कह रहा है वन बॉल ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को अचानक निकाल लिया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ बॉल विल बी मल्टीपल ऑफ 5 और 9। देखिए 5 और 9 का मल्टीपल पूछा गया है कि भाई साहब 5 का मल्टीपल कितना होगा और 9 का मल्टीपल कितना होगा। 30 बॉल निकालना है तो उसको निकाल लीजिए। आइए देखिए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, देखिए अगर 5 का मल्टीपल कितना आ जाएगा 30, 1 से 30 नंबर तक में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, यानी कि 6 आएंगे। ठीक है, और 9 का मल्टीपल कितना आएगा 3, 9, 18, 27। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने 30, क्योंकि 1 से 30 के बीच में 30 आ गया। तो वही बोल रहा है वो सिंपली क्या बोले, एक मिनट, वो सिंपली क्या बोले ये यही ध्यान देखिएगा। तो पी ए हो गया 6/30 क्योंकि 6 आया, पी बी हो गया कितना 3/30, इसीलिए पी ए और बी पी ए पी बी को जोड़ दिए 6/30 और 3/30 तो आ गया 9/30। ठीक है, 9/30 का इसको काट दीजिए, 9/30 को काट दीजिएगा तो 3/10, यही हो गया आपका क्या आंसर। तो सिंस इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये क्या था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये देखते हैं। कह रहा है if the events are not mutually exclusive because both of them may hit the target, hence the probability of A और B is equal to PA plus PB minus PA and B। अब देखिए इसका एग्जांपल समझिए, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसमें देखिए इसमें क्या था, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं सर, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब देखिएगा इसमें कैसे फर्क पड़ रहा है। कह रहा पर्सन कैन हिट अ टारगेट 3 और आउट 4 shots where another person can hit the target 2 out of 3 shots। Find the probability of targets being hit at all when they both try। तो देखिए पहला बोला 3 में से 4 कर सकता है, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन जो हिट करेगा टारगेट को उसका प्रोबेबिलिटी क्या 3/4, सेकंड पर्सन जो हिट करेगा टारगेट को क्या 2/3। ठीक है, तो ये देखिए बोल रहा है क्या, बोल रहा है दोनों का फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट्स बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे बोथ ट्राई, जब दोनों ट्राई करते हैं तो उसका पॉसिबिलिटी निकालना है। देखिएगा फॉर्मूला क्या, ए और बी इक्वल टू पी ए पी बी, तो पी ए पी बी था, उसमें से पी ए और बी दोनों को क्या करना है सर माइनस करना है। तो ए बी का जो था उसको सिंपली कर दिया, इसने क्या किया, इसने किया पी ए एंड बी को इनटू कर दिया। तो ए और बी कितना 3/4 इंटू 2/3, और यही को किया इसने 6/12। देख लो एक मिनट,
3 दूनी 6 4 3 12। हाँ यही तो ठीक तो क्या, तो इस अब देखो 3/4, ये देखो 3/4 प्लस 2/3, इसका वैल्यू आ जाएगा 17/12। उसमें से ये 6/12 को माइनस किया तो 17 में 6 गया तो 11/12 आंसर हो गया। समझ में आया, बस यही था। तो एडिशन, अच्छा इसका सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, क्या इस तरह का एग्जांपल्स पूछा जाता है? इस तरह का एग्जांपल्स भी पूछ लिया जाएगा या फिर आपको छांटने के लिए, अभी तक तो जो पूछा गया है वो ये फॉर्मूला पूछा गया, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको ये जहां एडिशन वैल्यू पूछ दिया गया मतलब ऐड वाला वैल्यू होगा, जहां आपको मल्टीप्लिकेशन पूछ दिया तो इनटू वैल्यू होगा। ये बड़ा सिंपल है, इसको छांटना। दिक्कत बायस थ्योरम में होगी, उसको भी मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ये क्या कहता है सर, बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बोल रहा है दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, the probability that they both will occur is equal to a product of probability of their individual probability। देखिए ए बी आर इंडिपेंडेंट है, वही बात याद करो वो बात। कौन सा बात सर? सब जब मैंने बताया था कि तो 2 लड्डू थे, ठीक है, 2 भाई थे और दोनों को, एक को रसगुल्ला एक को लड्डू पसंद था, तो दोनों में कोई झगड़ा नहीं होता, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बोल रहा है ए और बी आर इंडिपेंडेंट, दे बोथ विल अकर इक्वल प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। कह रहा सिंबॉलिकली ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन P एंड B इक्वल टू P और PA और PB इनटू कर देना है, ठीक है। जब आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो PA इंटू PB। फिर कह रहा था द थ्योरम कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जब आपका 3 या 4 हो तो PA इंटू PB इंटू PB ऐसे कर सकते हैं। तो जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन वाला थ्योरम हो इनटू याद रखिए, जब एडिशन हो तो प्लस याद रखिए फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, क्या रहा है, अ बैग कंटेन्स 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 5 सफेद गेंद और 3 काली गेंदें हैं। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। सर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि हम एक बॉल अगर निकाल ली तो दूसरा डाल नहीं सकते हैं। कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर ब्लैक, 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट। ये देखिए इसको निकालना है। अब एक बात मेरे को बताइए, कितने गेंद हैं सर? 5 और 3 8 गेंद है, 5 सादा 3 काला। बोला एट रैंडम निकाले और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो एक बॉल निकाले फिर दूसरा उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब दूसरा बार दोबारा उसमें उस बॉल को नहीं डाल सकते। चलिए ठीक है, तो पहला बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। दोनों ब्लैक होने की क्या पॉसिबिलिटीज है? तो दोनों ब्लैक होने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो देखिए पहले एक एक करके समझते हैं। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 5। 3 क्यों? क्योंकि 3 बॉल था, और 3 प्लस 5 क्यों? क्योंकि टोटल 8 बॉल है ना, तो 3/8 हो जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉल मिलेगा उसका प्रोबेबिलिटी 3/8 है। बोल रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इन द सेकंड अटेम्प्ट, तो 2 है क्योंकि 2 बोला है मिनिमम 2 और 2 प्लस 5 2/7 हो जाएगा। ये देखिए 3/8 2/7। तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स ड्रॉन इन द ब्लैक, तो PA कितना था 3/8, PB कितना था 2/7। आंसर इज 3/28। सर कुछ समझ में नहीं आया, आप हमको अच्छे से बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। एक बैग में 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल था, ठीक है। हाँ जी सर, उसने बोला कि भाई साहब मुझे बताइए कि दोनों ब्लैक बॉल हो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी देखें कितना। सर ब्लैक बॉल होने का प्रोबेबिलिटी कितना था? 3 ब्लैक बॉल है तो 3 तो होगा ही, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स होता है ना, तो 5 और 3 8 3/8 गेंदे। तो एक तो ये था कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक होने का। फिर बोला 2 गेंदे क्या होगा? ब्लैक होने का। तो सर 2 गेंदे ब्लैक होने का 2 ही होगा, डिवाइडेड बाय कितना? अब रिप्लेसेबल नहीं है, मतलब अगर टोटल अभी 8 बॉल है, एक बॉल निकाल लिया तो अभी कितना 7 ही बॉल बचा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं है। वहां क्वेश्चन में बोल दिया है नो रिप्लेसमेंट, देख लीजिए बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाल लिया तो दूसरा फिर डाल उसमें नहीं सकता है। तो पहला बॉल अगर निकाल लिया तो दूसरा में 7 ही बचेगा। हाँ जी सर, तो यही कह रहा है कि 3/8 इंटू 2/7 को इंटू कर दीजिए तो कितना आएगा, यही किया देखिए 3/8 इंटू 2/7 3/28, ये आंसर है। अब आ जाइए, ठीक है, दूसरा का केस नंबर 1। दूसरा में 2 केस है, पहला वाला सॉल्व हो गया, दूसरा में 2 केस है। बोला एक ब्लैक होगा और एक व्हाइट होगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले पहला वाला चलते हैं।
कि पहला मान लेते हैं क्या कि ब्लैक है, तो बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक फर्स्ट बॉल इज 3/3, सेम चीज 3/8, और दूसरा बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल इन द सेकंड अटेम्प्ट दैट इज 5, 2/5 और 7। ये बात भी ध्यान रखिए, इसको भी समझाता हूं मैं। इसने क्या बोला, इसने बोला भाई साहब ऐसा है 8 गेंद तो है, ठीक, तो पहला ब्लैक होने का चांस क्या है, पहला ब्लैक होने का चांस, क्योंकि 3 गेंद था ब्लैक, 3/8, ठीक बात, हाँ जी सर। उसके बाद बोला फिर उसके बाद व्हाइट होने का चांस क्या है, तो व्हाइट, अब याद रखिए एक बॉल पहले निकल चुका है ब्लैक वाला, ये वाला पॉसिबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक बॉल तो निकल चुका है, तो 3/8 हो गया। अब उसके बाद एक तो घट गया 8 में से, तो यहां कितना हो जाएगा, और व्हाइट बॉल कितना था 5, 5/7, समझ में आ गया, हाँ जी सर, यही लिखा है यहाँ पे देखिए 5/7। अब बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज व्हाइट, तो फर्स्ट बॉल ब्लैक है, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, इसका प्रोबेबिलिटी 3/8, और सेकंड बॉल जो व्हाइट है इसका ये 5/7, 3/8 इंटू 5/7 करिएगा 15/56 आंसर आपका आ जाएगा। अब दूसरा केस क्या बनता है, अरे भाई 2 केस बनता है ना जी, हाँ जी, बोला हमको प्रोबेबिलिटी बताओ कि ब्लैक होगा और व्हाइट होगा, तो एक बार पहला बॉल ब्लैक हो जाएगा, दूसरा बॉल व्हाइट हो जाएगा, फिर दूसरा बार ट्राई करेंगे तो क्या होगा, पहला बॉल व्हाइट हो जाएगा, दूसरा ब्लैक हो जाएगा। तो अब जस्ट अपोजिट कर दीजिए, मान लेते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल व्हाइट है, तो व्हाइट फर्स्ट बॉल है, तो यानी कि 5/8 हो जाएगा, क्योंकि 5 बॉल थे और टोटल कितना 8 बॉल है, हाँ। अब सेकंड बॉल जो है ब्लैक हो जाएगा, तो सेकंड बॉल भाई साहब कितना है सर, मेरे पास 3 बॉल है 3, लेकिन टोटल बॉल अभी कितना है 7, क्योंकि एक व्हाइट ऑलरेडी निकल चुका है, तो 5/8 इंटू 3/7, 5 3 15 और 7 56, 15/56 देखिए इसका भी आंसर हो गया है ना, हाँ जी सर, चलिए इसका भी आंसर 15/56 होगा, क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब तीसरा जो है जी भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज कॉल्ड बायस थ्योरम, ठीक है, हाँ जी सर। बायस थ्योरम क्या बोलता है, देखिए बायस थ्योरम में जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो सवाल बेसिकली उसके क्या बोलते हैं इसको, उसके प्रोसेस से लेकर होता है, ठीक है। एक प्रोसेस है कि बायस थ्योरम कैसे बनता है, वो प्रोसेस आई थिंक है मेंशन, देखो मैं, वो मेंशन नहीं है, मैं लिखवा दूंगा, अभी आपको लिखवा दूंगा उसको, ठीक है। आइए पहले बायस थ्योरम के बाद देखते हैं, क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, नहीं, हाँ जी, देखिएगा, कह रहा बायस थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बायस एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1763 में इसको पब्लिश किया गया। कह रहा विद द हेल्प ऑफ बायस थ्योरम prior probability are revised in the light of some sample information and posterior probability are obtained। देखिए posterior probability को obtain किया गया, मतलब इसका क्या posterior probability ही बोलते हैं। कह रहा था this theorem also called the theorem of inverse probability, हाँ इसका एक और नाम है inverse probability, theorem of inverse probability। कह रहा है suppose in a factory two machines A and A2 are manufacturing goods। Further, suppose that the machine A1 is and A2 manufacturing respectively 70 and 30% of the total with a 5 and 3% of total defective bolts। बोल रहा भाई साहब एक मशीन है A1 A2, A1 जो 70% मैन्युफैक्चर कर रहा है और A2 30%, और उसका डिफेक्टिव कितना है 5% और 3%, मतलब पहला वाला 5% डिफेक्टिव है, तीसरा वाला 3% डिफेक्टिव बोल्ट बना रहा है। कह रहा सपोज एन आइटम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन, एक मिनट, टोटल प्रोडक्शन एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक है, एंड एक क्या हो रहा है यार, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन A1 और मशीन A2 देन दिस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग बायस थ्योरम। तो बोल रहा है भाई साहब ये तो हो गया 30% और 70-30 था, 5% 3% डिफेक्टिव था, लेकिन अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि दैट इट वाज मशीन A से एंड मशीन A2 से कैसे हुआ, कितना गलती हुआ, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको बायस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कह रहा है टेक अनदर एग्जांपल, सपोज ऑन 6 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, 6 ब्लैक और 6 काला और 4 सादी गेंदें हैं। कह रहा है अनदर ऑन कंटेन 4 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल, दूसरा बोल रहा है 4 ब्लैक और 6 व्हाइट बॉल है। A ball is drawn from one ounce and found to be black, ठीक है, बोल रहा भाई साहब एक अंश में से एक बॉल को निकाला गया जो पाया गया कि वो काला है। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम द फर्स्ट टर्न और सेकंड टर्न दिस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग बायस थ्योरम। एकदम सिंपल तरीके से बताया। बोला भाई साहब ऐसा है, 2 पेटी है मेरे पास, उस एक में 6 गेंदे, एक में 4 गेंदे हैं, ठीक है, सॉरी एक में 6 काली गेंदे
और 4 व्हाइट गेंदे हैं, दूसरे में 4 काली गेंदे और 6 व्हाइट गेंदे। अब इन दोनों में से बोला भाई साहब एक काली गेंदे हमको निकाल के बताओ, ठीक है, एक काली गेंदे रैंडमली हमने निकाल लिया। अब ये थ्योरम बोला कि भाई साहब पहला पेटी से निकाला कि दूसरा पेटी से निकाला, ये चीज हमको कौन बताएगा, बायस थ्योरम बताएगा, ठीक है। हाँ जी सर। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस गिवन एविडेंस, ये देखिए इसका फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिएगा, PH/E। ये फॉर्मूला बहुत आता है भाई साहब, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, थ्योरम से सारा का सारा फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला का रट लीजिएगा, इस फॉर्मूला के बेस पे आपका 1-2 क्वेश्चंस बन जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बात। अब आइए जी मैं आपको लिख देता हूं क्या, बायस थ्योरम का सीक्वेंस क्वेश्चन पूछा गया है सेम सेम, मैं आपको यहां थोड़ा लिख दे रहा हूं इजी करने के लिए। तो सीक्वेंस ऑफ बायस थ्योरम, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है यार, इतना भी खराब नहीं है मेरा राइटिंग, ये आ गया। आई पहला क्या बोला, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करो, ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट करो, ठीक है, किसका, ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिव या एग्जॉस्टिव इवेंट। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, और फिर इस बेस पर बोला ज्वाइंट कर दो प्रोबेबिलिटी को विद प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और 4 फिर क्या कर दो, फिर बोल रहा है आर्बिट्रेरी इवेंट्स कर दो, इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ वैसा खास नहीं है, 0, ठीक है। एंड फॉर विच कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आर नोन, बस आर्बिट्री इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी, बस ये 4 है, इस 4 को याद करिएगा। इस प्रीवियस इसका क्वेश्चन पूछा गया एकदम सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। स्टैट्स अब 2 और लेक्चर लगेगा, 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद के जो सारी चीजें है ना, वो सारा का सारा चीज क्या है, वो सारा ये आपका रिसर्च का चीज है, तो वो ऑलरेडी रिसर्च में कवर्ड है। हम अगला क्लास में पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या चीज कवर्ड हो चुका है और बाकी है जो हम लोग रिसर्च में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो स्टैट्स 2 लेक्चर और फिर हम लोग शुरू करेंगे मार्केटिंग बहुत अच्छे तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।